Assalamualaikum class. Welcome to your new session. I hope you are going good with your health. Let me introduce myself. This is me, Miss Mahwish, and I'm going to teach you Principle of Economics. Today we are going to start our first chapter, which is Introduction to Macroeconomics. So इसके स्टार्ट से पहले, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली इसके दो प्रोस्पेक्टिव्स हैं. एक प्रोस्पेक्टिव जो है आप लोगों ने अपना फर्स्ट सेशन में पढ़ लिया, विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड अब हम अपना सेकंड प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव है. तो इन आवर प्रीवियस सेक्शन we read about the microeconomics perspectives, which is focused on part of economy, individual firm and industries. इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने पढ़ा था बेसिकली वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था, इकोनॉमी के इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव के ऊपर. इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल सबसेट को वो स्टडी कर रहा था, जैसे कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर और फिर एक इंडस्ट्री का बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल कैसे स्पेंड करता है अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर, एक फर्म कैसे इनपुट और डिफरेंट फैक्टर ऑफ लेबर्स को लगा के आउटपुट को कैसे जनरेट करती है, एंड फिर हमने इंडस्ट्री का बिहेवियर पढ़ा था, लेकिन हमने ये एक इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ा था. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें है कि लुक एट द इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन गोल लाइक ग्रोथ इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि अपने नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव को या एक लार्ज चीज़ को स्टडी करेगा. अब ये किस पे फोकस कर रहा है, इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेगा. इट मीन कि इकोनॉमी के ऐसे प्रॉब्लम जो कि हमें एग्रीगेट लेवल के ऊपर डील करने पड़ते हैं, उनको कौन स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी, पूरी नेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिलेट टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है. एंड इन्फ्लेशन. सो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? It is the word from the Greek language, which means large, and it is the branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of an economy as a whole rather than individual market. इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इकोनॉमी को कैसे स्टडी कर रहा है, लार्ज बेसिस के ऊपर, एग्रीगेट बेस के ऊपर इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को चेक करेगा, इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है, उसका बिहेवियर कैसे है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, ये सब होल या एग्रीगेट बेस के ऊपर हम उसको स्टडी करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होगी कि जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था कि हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सब चीज़ को स्टडी किया था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स अब क्या करिए, अब हम एक इंसान का बिहेवियर नहीं चेक करेंगे, एक कंज्यूमर, एक फर्म का बिहेवियर नहीं चेक करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इन तमाम लोगों का इकट्ठे हमने होल बिहेवियर चेक करना है कि तमाम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है, एक इकॉनमी के अंदर तमाम फर्म्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, फिर उनके डिसीजन मेकिंग कैसी है, कि इकोनॉमी को ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स चाहिए. तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहा है, इकोनॉमी को कैसे डील कर रहा है, एग्रीगेट लेवल के ऊपर बेस कर रहा है. So the macroeconomics is the branch of economics that studies the behavior of performance of economy as a whole. It focuses on the aggregate change in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and inflation. अब इन चीज़ों के बारे में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ा था. अब ये न्यू कॉन्सेप्ट ये मैक्रो इकोनॉमिक डील करेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म करना है, कैसे पॉलिसीज़ लेकर हमने उसको रिड्यूस करना है, ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज़ करना है, एंड इकोनॉमिक में अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, यू ऑल नो कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, दिस इज़ द रिपीट इंक्रीज़ इन द प्राइसेस. तो अब क्या है कि अब जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्राइस किसी एक गुड की इंक्रीज़ कर जाए रिपीटली, तो मैं ये नहीं कहूँगी भाई इन्फ्लेशन आ गया, एक गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है. इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की या उनमें से ज़्यादा मेजॉरिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ रिपीटली इंक्रीज़ करें तो वो इन्फ्लेशन है. सो इट डील विद द टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, एग्रीगेट लेवल ऑफ कंजप्शन, एग्रीगेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट लेवल ऑफ employment and general price level in economy. It's mean यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि now we are going to study
इकॉनमी एज अ होल एंड ऑन एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मजमूई लिहाज से तमाम लोगों की कंजम्पशन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इन्वेस्टर, तो हमने तमाम इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, ये लोगों को रोज़गार या जॉब्स मिल रही हैं या क्या स्टैंडर्ड है, किस वेज के ऊपर मिल रही हैं, तमाम लोगों को मिल रही हैं या नहीं, हम उस बेस पे बात करेंगे। एंड द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये है कि हमें पता है कि हम डिफरेंट अगर एरियाज़ में जाते हैं तो एक ही गुड सेम जो गुड होती है उसकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो जनरल प्राइस लेवल क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एक प्राइस लेवल हो। तो इन तमाम चीज़ों से हमें क्या पता चला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि हम अब ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे। इकोनॉमी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर स्टडी करेंगे और उनको कैसे हमने ख़त्म करना है, इनको कैसे रिमूव करना है, उसकी डिफरेंट हमने पॉलिसीज़ कैसे लगानी है, ये तमाम चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द कंपैरिजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके स्कोप से पहले मैं आपको चाह रही हूँ कि हम एक छोटा सा ब्रीफ कंपैरिजन कर लें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो स्टडी किया था ओवरऑल, वो क्या था कि इट डिटर्मिन द हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल स्पेंड देयर बजट। अब क्या है कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था, हमने ये देखा था एक इंडिविजुअल कैसे अपने बजट को डिफरेंट चीज़ों पे स्पेंड करता है, वो कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदता है कि उसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाए अपने गिवन बजट के साथ, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये देख रही है इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका लेवल सोसाइटी में देख रही है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सोसाइटी के हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए कि तमाम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनका म्यार ज़िंदगी है वो इंक्रीज़ हो, अच्छा हो, ठीक है। इन अदर वर्ड, व्हाट डिटरमिन हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज अ नेशन एक्चुअली प्रोड्यूस, कि हमें एक नेशन को कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमी। अब अगर मैक्रो की बात करें तो ये ओवरऑल बात करेगी जॉब्स की, कि एक इकोनॉमी के अंदर कितनी जॉब्स चाहिए हमें कि तमाम लोगों को हमारी ओवरऑल जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो सके। लेकिन अगर हम माइक्रो साइड पे बात करें तो हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेक करेंगे कि वो कैसे अपना लेयर टाइम और जॉब टाइम को डिटर्मिन करेगा, वो उसके बारे में कैसे डिसीजन लेगा। डेफिनेटली वो वेज को देखेगा, तो वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं एक अपने आप को वर्क फोर्स में लेके जाने के लिए या अपना जो टाइम है वो लेयर में डालने के लिए। तो ये एक इंसान का एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है। जबकि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डिटर्मिन कर रही है कि हमने कितनी जॉब्स अवेलेबल करनी है इकोनॉमी के अंदर। एंड अब हम अगर देखें तो सेविंग बिहेवियर्स पे या इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, माइक्रो लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर कैसे होगा कि लोग डिसाइड करेंगे कि हाउ मच टू सेव फॉर द फ्यूचर, कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे सेव करेगा फ्यूचर में। एंड व्हाट डिटरमिन द प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी ऑफ ईच अ फर्म विल प्रोड्यूस एंड सेल। अब नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अपना पैसा किन जगहों पे लगाना है, एक फर्म कैसे लगाएगी कि अब अपनी प्रोडक्ट को कितना प्रोड्यूस करना है उसने और कितना सेल करना है, और फिर उसकी प्राइसेस को क्या कितनी तय करनी है। तो ये क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल बेस के ऊपर ये तमाम चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हमने ये पढ़ा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक क्या कर रही है, इट डिटर्मिन अ नेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पूरी नेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताएगी कि पूरी नेशन को कितना हमने इनकम करनी है, कितनी सेविंग होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब म्यार ज़िंदगी जो है वो पूरी नेशन का, इस नेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का इंक्रीज़ हो या उन सब का एक जो लेवल होता है उस पर पहुँच जाए। एंड व्हाट कॉज द इकोनॉमी टू स्पीड अप और स्लो डाउन। अब ये देखना है कि इकोनॉमी जो है ओवरऑल वो उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन का मतलब ये है कि क्या इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो अच्छी है। अच्छी होने का मतलब क्या है कि इसमें तमाम लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, तमाम लोगों के पास जो इनकम है वो एक डिज़ायरेबल या सूटेबल इनकम्स हैं या नहीं, या इकोनॉमी की जो हालत है वो ख़राब है, ठीक है।
तो ये कौन डिटर्मिन करेगा? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके फिर ये बताया जाएगा इन कॉजेज़ की वजह से इकॉनमी जो है वो स्लो हो गई है, या ये चीज़ें हैं, इन ये मेयर्स करने से या ये प्रिकॉशंस करने से इकॉनमी जो है वो स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट कॉजेज़ फर्म्स टू हायर मोर वर्कर और टू ले वर्कर ऑफ। अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करेगा डिफरेंट फर्म्स का और फिर ये बताएगी कि क्या कॉज है कि लेबर जो है वो ज़्यादा हायर किया जा रहा है या लेबर को निकाला जा रहा है। ले ऑफ वर्कर ऑफ का मतलब क्या है कि वर्कर को जॉब के अंदर से निकाला जा रहा है। इट्स मीन कि एक्सेस लेबर हो गई है, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फर्म्स क्या कर रही हैं, लेबर्स को निकाल रही हैं अपनी जॉब से या अपनी कंपनी से। तो क्या कॉजेज़ हैं कि जो ये पूरा सिस्टम है इस वजह से किन वजूहात की बिना पर ये सब हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेगी। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमिन हाउ अ फर्म विल प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स। अब माइक्रो लेवल पे हमने देखना है कि एक फर्म देख रही है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेगी, कितना लेबर लगाएगी, कितना कैपिटल लगाएगी, कितने डिफरेंट फैक्टर्स लगाएगी, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो अपने लिहाज से देखेगी, वो अपनी कैपेसिटी, अपने बजट और अपनी कॉस्ट के लिहाज से देखेगी, ठीक है। एंड व्हाट डिटरमिन हाउ मैनी वर्कर इट विल हायर एंड हाउ विल अ फर्म फाइनेंस इट्स बिजनेस। तो अब यहाँ पे क्या है कि फर्म का डिसीजन हम देख रहे हैं, लेकिन एक फर्म कैसे डिसाइड कर रही है, वो अपने बेस के ऊपर देख रही है कि उसका बजट कितना है जिसकी बेस पे वो करेगी, या उसकी गुड जो वो प्रोड्यूस करने जा रही है उसकी कितनी डिमांड है इकॉनमी के अंदर। तो अब कितनी लेबर आपने हायर करनी है एक फर्म ने, तो वही देखेगी कि आइदर इकॉनमी के अंदर लेबर इज़ एक्सपेंसिव और चीपर। तो जो चीज़ चीप होगी डेफिनेटली वो अपनी इकॉनमी के मेथड्स के अंदर वो यूज़ करेगी। सो नेक्स्ट, व्हेन विल अ फर्म डिसाइड टू एक्सपेंड, डाउन साइज और इवन क्लोज। अब एक फर्म डिसीजन कब कर रही है कि उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है या अपने बिजनेस को बिल्कुल डाउन साइज कर देना है या क्लोज कर देना है। अब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डेफिनेटली ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी थी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, फिर उसको लॉसेस हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया था कि एक फर्म शट डाउन पे चली गई थी। तो वो तमाम चीज़ें क्या थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस था, इसके अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को पढ़ा था। और लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन तमाम फैक्टर्स का, एक फर्म्स का, इन सब का एनालिसिस करेगी, उनका पूरा देख के फिर देखेगी कि एक हाउ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बी यूज टू परस्यू दीज गोल। परस्यू दीज गोल का मतलब ये है कि इकॉनमी के अंदर जो अब एक इकॉनमी चाह रही है कि अपनी नेशन का लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इकॉनमी की आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, तो ये तमाम चीज़ें वो कैसे अचीव करेगी, उन तमाम गोल्स को वो कैसे सेट करेगी। फाइनली व्हाट कॉज द इकॉनमी टू ग्रो ओवर द लॉन्ग टर्म। तो एक अब क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इकॉनमी ग्रो कर सकती है ओवरऑल या ओवर द लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में इकॉनमी जो है बूस्ट करे या एक अच्छे एक स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो वो तमाम फैक्टर्स को कौन स्टडी करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ओवरऑल हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करती है, एक इंडिविजुअल बेसिस पे इकॉनमी को देख रही है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इकॉनमी को होल, इकॉनमी की परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर होल लेवल पे क्या हो रहा है कि होल वो देख रही है, एग्रीगेट लेवल के ऊपर वो एनालाइज करती है और विद डिफरेंट सजेशंस या जितने भी टर्म्स हैं वो यूज़ करती है। सो कंपैरिजन के बाद अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसर्न्स हैं जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। वो क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज़ इन्फ्लेशन एंड थर्ड आउटपुट एंड ग्रोथ। ये तीन ऐसे प्रोस्पेक्टिव हैं या कंसर्न हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करती है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री के लिए क्या है, डिज़ायरेबल नहीं है, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को एक सूटेबल लेवल तक कहाँ तक हमें एक उसका चूज़ करना है, और आउटपुट ग्रोथ को या आउटपुट को इतना इंक्रीज़ करना है कि इकॉनमी को लॉन्ग रन पे हमने बूस्ट अप करना है, या उसको लॉन्ग रन हमने इकॉनमी को मेजर देखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment refers to the situation where the population of a country do not find work to earn their livelihood. अब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी को काम ना मिल रहा हो, अपनी काम ना मिल रहा हो,
किसी जॉब ना मिल रही हो, किसी कंपनी में एक ऐसी सिचुएशन है कि पॉपुलेशन को जॉब ना मिल रही हो, तो वो कौन सी कंडीशन है? अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खुद नहीं इवेल करते, इकॉनमी के अंदर जॉब्स होती हैं लेकिन वो कहते हैं कि वेजेस कम हैं या जो वेजेस हैं हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, काम हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हमने नहीं करना, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो क्या है? वॉलंटरली वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे लोगों को काम ना मिल रहा हो, जॉब ना मिल रही हो। एंड सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन। What is basically the inflation? It is an increase in the overall price level. प्राइस लेवल के अंदर जब इंक्रीज़ आ जाए रिपीटली, वो हर साल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करती जाएं, तो ये क्या होता है? इस चीज़ को हम, या इस सिचुएशन को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए कि अगर डिक्रीज़ आना शुरू हो जाए ओवरऑल प्राइसेस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ये दोनों इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं हैं। सो एक इकॉनमी को सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, इनको ख़त्म करना है। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसर्न है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम वन ईयर टू एन अदर ईयर। इट्स मीन कि क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो लेवल है उसको चेंज करना है एक साल से दूसरे साल तक। ठीक है, इट मीन्स द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री विश टू अटेन राइज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ अ मेन मेयर टू सी हाउ वेल इकॉनमी इज़ डूइंग। तो डिफरेंट जो मैक्रो इकनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव है बेसिकली इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करती है, एम्फसाइज करती है कि सबसे जो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपिंग नेशन ने देखना होता है कि हम डेवलप्ड नेशन के साथ compete कर सकें। हम मतलब हम उनको अचीव तो नहीं कर सकते लेकिन हम उनका compete कर सकते हैं, उनके लेवल तक कोशिश कर सकते हैं जा सकें। तो डेवलपिंग नेशंस क्या करती हैं कि नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना है ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया जा सके। और जो डेवलप नेशन होती हैं वो क्या करती हैं कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट आ गई है उनकी इकॉनमी के अंदर, उनकी इकॉनमी जो है वो प्रोग्रेसिव है और वो चाह रहे हैं कि उन्होंने अब ये क्या करना है कि अपने इस लेवल को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। तो बेसिकली उनका फोकस क्या होता है कि टू मेंटेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो डेवलप नेशन होती हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक का जो लास्ट कंसर्न है हमारा ग्रोथ, तो ग्रोथ से रिलेटेड क्या होगा कि इकोनॉमी को हमने देखना है कि हाउ अ इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल और नॉट। ठीक है, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसर्न्स हमने पढ़े कि ये कौन से प्रॉब्लम्स को डील करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों थी, ये क्यों एक एज अ सब्जेक्ट आया या इसके ऊपर क्यों इतना फोकस किया गया? तो सबसे पहले इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। कि अब जैसे जैसे अगर हम ये देखें कि हम बिगिनिंग से अब तक क्या हो रहा है कि इकॉनमी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और हर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स के अंदर चेंजिंग आ रही हैं और डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू डिफरेंट इकोनॉमीज काम कर रही हैं। तो जो इकॉनमी के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं उनको कैसे, उसकी फंक्शनिंग को कैसे डील करना है। सो इट डिस्क्राइब हाउ द इकॉनमी एज अ होल फंक्शन एंड हाउ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है कि डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे कैसे हम नेशनल इनकम को या एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी है कि ये डिस्क्राइब कर सकती है कि हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई इंडिविजुअल की नहीं बल्कि क्या है एग्रीगेट लेवल के ऊपर, कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कैसे एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को या एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन कर सकता है या नेशनल इनकम को कैसे डिटर्मिन कर सकता है। एंड नेक्स्ट इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर जीडीपी लेवल एंड हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है कि ये अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करेंगे कि इकॉनमी के अंदर इंडिविजुअल प्राइसेस का कैसे
कैसे वो मूव कर रही हैं या उनका बिहेवियर कैसे है तमाम फर्म्स का, और फिर कोई ना कोई डिसीजन होगी कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीज़ करना है, हायर जीडीपी इंक्रीज़ करनी है और हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कैसे अचीव करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है इन तमाम चीज़ों को अचीव करने में।